Gibberellins. Gibberellins are another kind of promoting PGR. Promoting बोले तो बढ़ाने वाले PGR. PGR plant growth regulators. There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plant. 100 से भी ज़्यादा. मैंने बोला था ना जैसे ऑक्सिन इज नॉट अ सिंगल हार्मोन, वो पूरा ग्रुप ऑफ हार्मोन. तो इस तरीके से जिब्बरलिन्स भी क्या है, एक हार्मोन ही है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन 100 से भी ज़्यादा मिलते हैं. बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन आ जाएंगे तुम्हारे. बस केमिकल फार्मूला, केमिकल नेचर जैसे जिब्बरलिक एसिड के जैसा रहा तो वो सब जिब्बरलिन्स बोले. ठीक है, कितने रहते हैं, 100 से भी ज़्यादा. सच एज हाँ, जितने जो 100 से भी ज़्यादा रहेंगे ना उन सबको बोले हर एक को उसमें जिब्बरलिन बोले. तो हाँ, नहीं ऐसा नहीं, हम जो कुछ के डिफरेंट नाम भी रहेंगे लेकिन वाइडली उनको क्या बोलेंगे, तो जिब्बरलिन से बोलेंगे. थोड़ा अलग अलग भी नाम रहेंगे उनके, अपन पहचान होना ना अपने को हर किसी के बारे में. सारे है जिब्बरलिन लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी की अलग अलग पहचान होना ना अपने को, तो इसलिए उनके थोड़ा अलग जैसे GA1 GA2 GA3 ऐसा करके रहते होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर दिया जैसे देखो देयर आर denoted as GA1 GA2 GA3 etc. and so on. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form. ठीक है, यानी इसमें से GA3 जो है वो कौन सा, जी याद रखना है, GA3 क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है ना. was one of the first gibberellin to be discovered, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ और सबसे ज़्यादा आज तक हमने जिसके ऊपर स्टडी करे, जिसको यूज़ करे, वो कौन है अपना GA3. मतलब पहले मिला और जिसको सबसे ज़्यादा अपने स्टडी करें. उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, बहुत सारे फंक्शन अपने को मालूम है, उसके बहुत सारे यूजेस मालूम है, बहुत सारी जगह अपने इस्तेमाल कर लिए इस तरीके से. ये क्या बोल रहा हूँ, इंडियन हायर प्लांट उनमें से मिलना काय में से मिलेंगे, तो प्लांट उसमें से तो मिलेंगे नहीं, कोई प्लास्टिक में तो अपने मिलेंगे नहीं ना, कोई ना कोई ऑर्गेनिक में से मिलेंगे ना. फंगस एंड हायर प्लांट से मिले. पहले मतलब GA3 मिला और उस पर अपने ज़्यादा स्टडी करी. बिल्कुल, सबसे पहले उसमें GA3 मिला और उस पर अपन ने बहुत ज़्यादा स्टडी करी. ऑल GAs, देखो ऑल गैस नहीं हुआ, ऑल GAs यानी ऑल जिब्बरलिक एसिड्स आर एसिड. तो नाम में एसिड है तो एसिडिक रहेंगी ना, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिब्बरलिक एसिड नहीं है करके ना. ऑल जिब्बरलिक एसिड्स आर एसिड्स. दे produce a wide range of physiological response in the plant. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of the grapes. पढ़ा थे अपन ग्रेप्स का स्टॉक, लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक. आगे पॉइंट अपन क्या पढ़े थे, मालती दिशा अप्लाइड फॉर BSc ग्रेप्स, मालती दिशा अप्लाइड फॉर BSc इन ग्रेप्स. तो बस यहाँ क्या ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का स्टॉक. तो अंगूर का क्या बढ़ा देंगे, नाना बढ़ा देंगे अंगूर नहीं. अंगूर के जो वो रहते ना जिसके ऊपर वो लकड़ी काली रहती है, उसको तो लमा देंगे अपन, जिससे क्या होगा अंगूर दूर दूर लगेंगे. तो दूर दूर लगेंगे तो खुद ब खुद बड़े लगेंगे. प्रॉब्लम क्या रहती है अंगूर में कि वो काड़ी अगर छोटी सी रही, इतना दे रहे हो क्या शोखा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, खोशा रहता है वो जो भी बोलते हैं उसको अंगूर का. तो वो अगर छोटा रहेगा तो फिर फल एकदम नज़दीक लगेंगे, छोटे छोटे. हाँ छोटे. फिर एक दूसरे को लोटा लाटी करेंगे तो छोटे छोटे फल आएंगे. लेकिन जैसे वो लम जाएगा तो उससे क्या होगा कि अब फल बड़े बढ़ जाएंगे. समझे, तो ये बोल पा रहे. ये क्या बोल रहा है, दे रिस्पॉन्ड टू वाइड फिजियोलॉजिकल. हाँ, दे रिस्पॉन्ड टू वाइड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन है उसका, बहुत अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं उसके. जैसे ये अपन ने पढ़े ना जितने सारे, उसका मतलब एक फंक्शन है कि उसका नहीं, वाइड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, अलग अलग फिजियोलॉजी को जगह इफेक्ट करता है. जैसे अंदर के शारीरिक रिस्पॉन्स, हाँ यानी प्लांट के, लेकिन अपने नहीं, प्लांट की बहुत सारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है. जैसे किसी का स्टॉक बढ़ा देगा, किसी की एक्सेस की लेंथ बढ़ा देगा, किसी में एब्सेशन प्रिवेंट करना यानी बहुत सारे फंक्शन है. जैसे अपने में हार्मोन रहते हैं तो उनका एक आध फंक्शन रहता है ना. फिर कोई हार्मोन के बहुत सारे, जैसे थायरोक्सिन है तो उसके कितने सारे फंक्शन है, ये भी करता है वो भी करता है, सारी चीज़ें. तो उस तरीके का हार्मोन है जिसके बहुत वाइड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. Their ability to cause an increase in length of axis is said to be increase the length of the grape stalk. Gibberellins cause fruit like apple to elongate and improve its shape. बोले थे अपन ने अप्लाइड बोले तो एप्पल का क्या करेंगे, शेप मेंटेन करेंगे. तो आगे अप्लाइड एप्पल के बारे में उसको लंबा करता है एप्पल को, उसका शेप. बस वो एप्पल का नाम आ गया तो क्या शेप.
नहीं एप्पल का नाम अगर तुम जिब्बरलिन टिका देंगे क्योंकि दूसरा कोई हार्मोन दिया ही नहीं एनसीडी में, और एनसीडी के बाहर से यहाँ कुछ जाता ही नहीं, ठीक है। पूरा एनसीडी लाइन पूछते हैं। हाँ, तो एप्पल का नाम भी आ गया तो तुम उसके आसपास चले जाएंगे। एप्पल का शेप बोलो, एप्पल का इलोंगेट भी करता है, उसको लंबा था भी एप्पल हो, और साथ साथ उसका शेप भी मेंटेन करता है। फिर अपन ने पढ़े थे डिले सेलेशन, मालती दिशा, दिशा करके पढ़े थे ना दिशा, तो दिशा से क्या था, डी से डिले सेनेसेंस, देखो आ गया। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस यानी बुढ़ापे को डिले करता है, कल आना बोलते हैं। मौत को चकमा देते ना, तो बुढ़ापे को चकमा देता है, मौत को चकमा देने का सुनेंगे ना, कल आना बोलते हैं, चल जाओ। तो इस तरीके से बुढ़ापे को बोलता हूँ, बुढ़ापा आया नहीं, चलो बुढ़ा जाओ, नहीं कल आना, अभी काम है देखेंगे, इस तरीके समझ में आई बात। क्या बोलेंगे, डिले सेनेसेंस। Thus the fruits can be left on the trees longer so as to extend the market period। किसी वजह से क्या होगा, अब टमाटर तुमने पेरे 2 ही दिन में टमाटर सड़ गए, तुम्हारे काटने तक के टमाटर सड़ गए, कोई फ़ायदा हुआ पेड़ कैसा, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अरे ना मैं समझ, टमाटर जैसा नरम फल है, तुमने पेरे 2 दिन के अंदर टमाटर सड़ गए, फेंक दो। तो क्या तुमने सड़ने के वास्ते पेरे थे क्या, फिर तुम तो बेचने के लिए पेरे थे। अब तुम जिब्बरलिन मार देंगे तो टमाटर जल्दी सड़ेंगे नहीं, तो ये सेनेसेंट को प्रिवेंट करता है ना, बूढ़ा नहीं होने देगा उसको, पकने नहीं देगा जल्दी, तो उससे क्या होगा, फिर तुम्हारा मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा, तुम जाकर आराम से बेच सकते हैं। देखो, तो दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, दैट्स द फ्रूट्स कैन लेफ्ट ऑन द ट्री, बोले तो फिर बहुत दिनों तक के फ्रूट जो है वो झाड़ पे रह सकते ना, जल्दी टूट जाएंगे या जल्दी। देखो तुम्हारे तोड़ने से पहले अगर टमाटर सड़ गए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर तुम उसको जिब्बरलिक एसिड मारेंगे जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, आराम से धीरे धीरे तोड़ो, धीरे धीरे मार्केटिंग करो, बेचो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। कई दिनों तक के फ्रूट्स पकने के बाद में भी, मैच्योर होने के बाद में भी बूढ़े नहीं होंगे, एकदम पक के सड़ नहीं जाएंगे तरह, है ना। तो आम पहले क्या था, पक जाता, पकने के बाद में सड़ने लगता है, और सड़ना बोले तो क्या है, बुढ़ापा आ रहा है उसको। ट्री पर से नहीं गिरेंगे, हाँ, ट्री पर से गिरेंगे नहीं जल्द, 2 दिनों तक रहेंगे ट्री पर, समझ रहे बात। चलो GA3 is used to spread up the malting processes in brewing industry। शराब बनाने की प्रोसेस में माल्टिंग को फास्ट करते हैं ना, कोब निकालना जल्दी से, क्या जर्मिनेट कर जाना सीड का, मालूम है ना ये प्रोसेस। GA3 is used to spread up the malting process। माल्टिंग इस प्रोसेस का करेंगे, स्प्रेड अप बोले तो फास्ट कर देना, हाँ स्पीड अप यानी क्या करना, फास्ट कर देना, कोमा निकालने में ज़्यादा मदद कर रहा है, जल्दी निकल जाएंगे सब। तुम भिगाते बैठेंगे 2-3 दिन, फिर आराम से इतना टाइम किसके पास में रहता है, शराबी वही पर, उनको तो रोज़ क्यों ना टॉनिक के लिए तो उनको इंतज़ार नहीं है। तुम इतना इंतज़ार करेंगे भाई 3 दिन हमारा जर्मिनेशन होगा, तो बोलेंगे फल हमारा कर दो जर्मिनेशन, क्या है तो आज दे दो हमारे को, ठीक है। तो इसलिए उनकी मदद के लिए निकाला गया बोलते हैं। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, देखो शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, गन्ने में क्या रहता है, जहर रहता है गन्ने में, क्या रहता है, शक्कर ही रहती है ना। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ जिब्बरलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। क्या करेंगे, स्टेम को लंबा देगा, छिड़क दिए तो कितना देखो, हाँ 10 इंक्रीज द यील्ड बाय मच 20 टन्स पर एकड़, कितना 20 टन पर एकड़। 20 क्विंटल हो सकते हैं, 20 क्विंटल नहीं, 20 टन ही बोलो ना, 200 क्विंटल, 20 टन पर एकड़, पूछा ना 20 टन, तो ऐसा रहता है। 100 क्विंटल का 1 टन होगा। अब जो लोग बेचारे बगैर पढ़े लिखे खेती करते हैं 10 क्विंटल का 1 टन होता है, जो भी हो तुम एक्साइटेड, ठीक है। चलो तो इतना तो मालूम है तुम्हें, 20 टन बढ़ जा रहा करके। अब जिसको मालूम है तो उसके खेत में मुनाफा ही मुनाफा, साला इसका खेत में क्यों हो रहा है मुनाफा, अपने को क्यों नहीं जम रहा, अपने खेत में हो रहा ही नहीं यार, मालिक दे रहे नहीं बोले अपने को। तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर समझदारी से करे तो ज़्यादा मुनाफा होता है, ठीक है। अब जिब्बरलिक एसिड क्या है, नेचुरल हार्मोन ही है ना एक। चलो स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स, जुवेनाइल यानी बच्चे, तो बच्चे कोनिफर को तुम डाल लेंगे तो क्या होगा, वो वाला कोनिफर बोली तो वही ना, छिलको देगा झाड़, कोनी देने, उसको जवान कर देंगे। हाँ बच्चे पे डाल लेंगे तो जवान हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, खतरनाक हार्मोन है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जीएस हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड।
तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड चलेगी, क्योंकि तुम इंतजार नहीं कर सकते। अगर एक मरतबा वो बहुत बड़ा हो गया, जवानी तक तुमने उसके रुक गए, तो फिर तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हो, है ना। क्योंकि इतना बढ़ जाता झाड़ के फिर आ दो। अगर तुमने उसको नेचुरली ग्रो होने दी, जवान होने दी, उसको एक तो टाइम लगता, तुम बेताब रहते काय के वास्ते, चिलगुले थोड़े खाने के वास्ते, पैसे कमाने के वास्ते। दूसरी बात, अगर वो इतना बढ़ गया, तुम रुके भी, उतना बढ़ गया, तो फिर तुम्हारे हाथ से निकल जाता, फिर तुम तोड़ नहीं पाते, क्योंकि झाड़ बहुत बढ़ जाता, बहुत लंबा हो जाता, फिर तोड़ पाएंगे अपन? नहीं तोड़ पाएंगे। तो अपन क्या चाहते कि जब झाड़ छोटा ही है तभी उसको सीड एक्सट्रैक्ट कर ले, उससे सीड निकाल ले। तो उसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले सीड जो है वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ना प्रोडक्ट। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जवान होने से पहले सीड निकाल। हाँ बिल्कुल, जवान होने से पहले जवान कर दिया उसको, इसी को बोलते हैं, है ना। हैस्टन द स्प्रिंग जनरली कॉनिफर्स विद जीएस हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड, फास्ट कर देगा, बहुत जल्दी जवान कर देगा उसको, thus leading to early seed production। इसलिए वो जल्दी फिर अब जवान होगा तो क्या करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे ना वो, तो इसलिए फिर जल्दी क्या करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेगा। जिबर्लियंस ऑल्सो प्रमोट बॉल्टिंग। बॉल्टिंग बोलते क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, ये रट लेना है, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग आने से पहले इंटरनोड का, मैंने दिखाया था ना गोभी में बढ़ जाता करके, हाँ बस उस तरीके से। तो इंटरनोड इलोंगेशन फ्लावर आने से पहले, हाँ जैसे तुम्हारी ये स्टेम है, मान लो अभी छोटा सा झाड़ है, स्टेम है तुम्हारे पास कोई, जो जैसे इस टाइम अभी यहाँ पत्ते ऐसे ऐसे इतने नज़दीक से पत्ते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने इसके ऊपर स्प्रे कर दी जिब्बली, तो क्या होगा, स्टेम हो जाएगी तुम्हारी इतनी बड़ी, एक पत्ता यहाँ पर है, दूसरा पत्ता यहाँ चलेगा, बाद में इसके ऊपर भी फ्लावर आएंगे। हाँ फिर इसके ऊपर आएंगे फ्लावर, ऐसा देख रहे ना, इस तरीके से कुछ होगा ऐसा। अब जो कितना बढ़ गया, जो लेंथ इतनी थी वो लेंथ इतनी होगी, जो लेंथ इतनी थी वो लेंथ इतनी होगी, जो लेंथ इतनी थी वो लेंथ इतनी होगी, देख रहे हो, समझ में आ रही है चीज़ है कुछ, बस इंटरनोड बढ़ जाएंगे, अच्छा लमा देंगे उसको, ठीक है। ये तो अपने ग्रास में उसमें भी देखे थे ना, इसके अब डिस्कवरी देखे थे, क्या बोले थे कि सबसे पहले कहाँ देखा गया, व्हीट पर देखा था क्या राइस पर देखा था, बोलो। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, ई कुरुसावा ने जब इसको देखा था तो क्या पे देखा, राइस पर, है ना। राइस के बाद फॉल सीडलिंग पर उसको एकदम लम जा रहा था, राइस का झाड़ पूरा एकदम बेवकूफ़ जैसा लंबा, सारे राइस मालूम है क्या बोलते, मालूम है, ठीक है चल। तो चावल के झाड़ छोटे छोटे रहते, ठीक है, लेकिन ये एकदम लम जा रहा था, खतरनाक, क्या हो रहा था बोलो, एकदम लम जा रहा खतरनाक, तो एकदम बेवकूफ़ जैसा दिखेगा ना, सारे छोटे, और जो एकदम सबसे अटपटा दिखेगा तो अपन क्या बोलेंगे उसको, बेवकूफ़ी बोलेंगे ना। तो उसमें होती वो प्रॉपर्टी है, गन्ने में क्या करा, लमाया ना, मोटा नहीं करा गन्ने को तुम्हारे उसने, इसलिए गन्ने इतने मोटे मोटे आ रहे जिब्बली डालने से, ऐसा नहीं होने वाला, गन्ना इतना आएगा तो इतना हो जाए, समझ में आ रही बात। तो ये इंटरनोड का इलोंगेशन कराना सबसे मेन फंक्शन है इसका, तो इसमें भी करा देंगे, उसी को अपन बोल्टिंग नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए बोलो, बोल्टिंग। चलो इन बीट, किसमें करा था, बीट और कैबेज क्या बोलते, पत्ता गोभी, फूल गोभी नहीं, पत्ता गोभी, ठीक है ना। एंड मेनी प्लांट्स विथ रोसेट हैबिटेट, और बोले तो क्या, देखो बीट और कैबेज में तो कराते रोसेट ऑफ लीफ, हाँ रोसेट बोले तो रोसेट हैबिटेट, जिनके पत्ते फ्लावर जैसे एकदम कॉम्पैक्ट है, तुम नहीं चाहते कि वैसे कॉम्पैक्ट है, तुम चाहते कि थोड़ा खुल जाए। पत्ता गोभी में क्या रहता है, फूल गोभी में, सॉरी पत्ता गोभी में पूरा ऐसा, पत्ता गोभी देखे क्या नहीं देखे, हाँ बॉल जैसी आती है, उसमें पत्ते पूरे कंडेंस रहते हैं, तब तुम वजन में कम भरेगी। वही तुमने उसको थोड़ा सा इंटरनोड इलोंगेशन करा दिया तो खुल जाएंगी, पत्ते अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, वजन भी ज़्यादा आएगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा। और ये और दूसरा जो रोजेट है मतलब जिसके नीचे में, हाँ जिसके भी ऐसी इसी तरीके से पत्ता गोभी जैसी रहती ना, बस वैसे जो भी है ना उनके अंदर भी कराएंगे, ठीक है। चलो अब साइटोकाइनेन देखो, साइटोकाइनेन है ना, ठीक जितना बाद में पहले सुन लो। साइटोकाइनेन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, देखो उसके नाम में है साइटोकाइनेन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन, है ना, हाँ यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन को बोलते साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है, यानी ओवरऑल सेल डिवीजन बोल दो उसको तुम, ठीक है। एंड वी डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, और हमने इसको किस तरीके से डिस्कवर करे थे, सबसे पहले काइनेटिन जो पहला मिला था तो उसका नाम साइटोकाइनिन रखे थे, नहीं उसका नाम रखे थे काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, अ प्यूरिन, एक क्या है एडेनाइन, प्यूरिन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एडेनाइन ग्वानाइन प्यूरिन्स पढ़े ना, उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म में बोलते हैं साइटोकाइनिन, थोड़ा सा केमिकल चेंज होगा, सॉरी काइनेटिन, काइनेटिन का ही नाम साइटोकाइनिन है, पहले उसको बोले काइनेटिन बोले, ठीक है, और एडेनिन प्यूरिन के अंदर आता है,
फ्रॉम द ऑटोक्लीव्ड, देखो ये रखना है तुम्हारे को, कहाँ से मिला था सबसे पहले अपने को? देखो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट में उनको मिला नहीं था, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट में साइटोकाइनिन डिस्कवर नहीं कर लिए थे, सबसे पहली मरतबा जो आइसोलेट करे उन्होंने बस बोले थे कि इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं डालते तो ग्रो नहीं कर रहा, इसके मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा, उसको उन्होंने काइनेटिन नाम रख दिया। हाँ, लेकिन सबसे पहले जो मिला अपन ने उसको बाहर निकाला, आइसोलेट किए, डिस्कवर हुआ, वो क्या में हुआ? ऑटोक्लीव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए के अंदर। एक मछली है, मछली के स्पर्म के डीएनए में, क्या में? मछली के स्पर्म के डीएनए में मिला। समझ में आ रही बात? ऑटोक्लेव्ड मछली है क्या? हाँ, ऑटोक्लीव हेरिंग, मछली में ये मछली है। बिल्कुल, मछली में मेल, प्लांट में रहते तो मछली में क्यों नहीं रहेंगे मेरे भाई? ऑटोक्लीव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, तो किसका डीएनए था? ऑटोक्लीव्ड हेरिंग, ये मछली का नाम। स्पर्म डीएनए बोले तो उसके स्पर्म के डीएनए के अंदर, ठीक है? क्लियर हो गई बात? ठीक है। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। अरे साला, प्लांट में तो नेचुरली मिलता ही नहीं, बोलते समझ रहे बात? प्लांट का हार्मोन और प्लांट भी नहीं मिलता, कमाल है ना। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। तो काइनेटिन तो नहीं मिलता, ऐसा नहीं बोला कि साइटोकाइनिन नहीं मिलता, काइनेटिन नहीं मिलता। ये क्या बोल रहा? काइनेटिन। हाँ, ये हाँ है बिल्कुल। अब अपन एक बोलते हैं उसको, मैंने बोला ना इससे पहले भी कि ये जो हार्मोन दिए तुमको, ऑक्सिन, जिब्बरलिन, दिस इज नॉट अ वन हार्मोन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जो सिमिलर क्या में ऐसा बोल सकते साइटोकाइनिन ये क्लास है, समझ नहीं पार्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट पूरा एक हार्मोन ही है, लेकिन वो उसी ग्रुप का है, पार्ट नहीं बोल सकते ना, पार्ट तो हाँ उस क्लास से बिलोंग करता है, यानी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। हाँ, काइनेटिन, जैसे अपन देखे साइटोकाइनिन बड़ी क्लास है, काइनेटिन उसमें छोटी क्लास है। हाँ, उस सारे हार्मोन को अपन हर किसी को उसमें साइटोकाइनिन बोल मतलब सकते इसका हैं। मतलब फिर साइटोकाइनिन भी नहीं मिलता होगा प्लांट में। नहीं, सुनो मेरी बात, पहले गौर से सुन। देखो मैं क्या बोल रहा कि मैंने बोला जिब्बरलिन, तो GA1, GA2, GA3 एक हार्मोन का नाम, इनमें से हर किसी को अपन जिब्बरलिन बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो बस यही बात, हर किसी को जिब्बरलिन बोल सकते, लेकिन एक्चुअल में क्या वो सारे के सारे जिब्बरलिन है क्या? नहीं, आपस में तो अलग अलग है ना, वो सारे के सारे सेम है क्या? इसका मतलब फिर नहीं, वो सारे के सारे सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे अपने को मैमल्स बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कुत्तों को बोल सकते हैं तो फिर अपन और कुत्ते सेम हो गए? नहीं ना। तो एक बड़ी क्लास है, क्या है वो? बड़ी क्लास है, तो अपने को नाम मिल सकता है। ये बाकी के मेंबर है उसके। हाँ ऐसा, तो वो किसी पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं है। मैमल्स किसी पर्टिकुलर का नाम है, एनिमल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम है। कुत्ता बिल्ली में किसका एनिमल बोलेंगे? सबको। इंसानों क्या बोलेंगे? एनिमल्स ही बोलेंगे ना, ऐसा। तो इसलिए बोल दिया कि देखो, हाँ उसमें से देखो, इसमें से तुम बोल सकते कि यार सारा ये कुत्ता अपने को पसंद नहीं है, एनिमल पसंद नहीं बोल सकते कि वो नहीं है, यानी बोलने का मतलब यार कि काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन सिर्फ ऐसा नहीं कि साइटोकाइनिन ही सिर्फ काइनेटिन, उसके अलावा कोई साइटोकाइनिन है ही नहीं। साइटोकाइनिन में बहुत सारे रहते हैं, उसमें से एक काइनेटिन है, वो नहीं मिलता प्लांट में। हाँ, दूसरे मिल सकते, दूसरे क्लास के साइटोकाइनिन मिलते होंगे बिल्कुल। तो काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। अगर तुमको देखेगा साइटोकाइनिन डज नॉट अकर, तो नहीं रे भाई, साइटोकाइनिन नहीं मिलता, फिर कहाँ से प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोले थे उसको? हाँ, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। काइनेटिन मिला था अपने को स्पर्म से उसके, बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपने को कहाँ से मिला, तुम खुद देख लो ना। अगर प्लांट में मिलता तो डिस्कवरी कहाँ में से हो जाती उसकी? प्लांट में से। डिस्कवरी कहाँ से होगी उसकी? मतलब काइनेटिन की बात कर रहा है, काइनेटिन की, हाँ बिल्कुल, क्लास काइनेटिन यानी काइनेटिन पर्टिकुलर हार्मोन है। काइनेटिन इज नॉट अ क्लास, काइनेटिन इज अ हार्मोन। मेंबर है उसके। हाँ, हार्मोन साइटोकाइनिन का मेंबर है, बिल्कुल। अब मैंने बोला तुमको कि उसके हर मेंबर को तुम साइटोकाइनिन बोल सकते हो, तो काइनेटिन को भी क्या बोल सकते हैं? साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन एक हार्मोन था नहीं, एक ग्रुप था, उसमें से IA को भी बोल सकते थे, IBA को भी ऑक्सीजन बोल दो, 240 को भी ऑक्सीजन बोल दो, सबको बोल सकते हैं। तो फिर एक ऑक्सीजन एक हार्मोन है क्या? कोई हार्मोन जिसको डायरेक्ट ऑक्सीजन बोल सकते नहीं बोल सकते? तो ऐसे ही है उसका भी, समझ गए? तो फिर देखो, सर्च फॉर नेचुरल, लेकिन अपने को ढूंढने का था नेचुरल। तो इसी जैसी प्रॉपर्टी वाला साइटोकाइनिन जैसी, यानी काइनेटिन जैसी प्रॉपर्टी वाला नेचुरल हार्मोन प्लांट में कौन सा मिलता है, वो अपने को देखने का था। तो सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी, जिसकी एक्टिविटी कैसी हो? साइटोकाइनिन, यानी सेल डिवाइडिंग एक्टिविटी हो जिसकी, जैसे इसकी थी काइनेटिन की, उस तरीके से।
एक्टिविटी लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। तो क्या मिला अपने को प्लांट से? जियाटिन। क्या चीज मिला बोलो? जियाटिन। जियाटिन मिला। सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेस एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विथ सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी। सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेस। ये रहेगा ना कॉर्न कर्नल कोकोनट। इसमें डाल दिए नहीं हो? नहीं क्या? हाँ है, दिया दिया। देखो जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल। हाँ बराबर। किससे मिला? वही तो मैं भी सोच रहा था कॉर्न कर्नल। तो जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल। मतलब वही मकई के। अभी कहाँ से बोला? भुट्टे से। भुट्टा है ना, उससे। मतलब ये जो वाला जो आर्टिफिशियल मतलब वो उससे मछली से मिला था अपने को। हाँ यानी वो आर्टिफिशियल नहीं था, वो भी नेचुरली था, लेकिन वो प्लांट में नहीं मिलता था, है ना? ये प्लांट से मिला। ये प्लांट से मिला जियाटिन। बिल्कुल। ये भी सब क्लास है तो देखो साइटोकाइनिन किसको बोलेंगे? जिसमें भी साइटोकाइनेसिस कराने की प्रॉपर्टी। ये दोनों में भी को, हाँ दोनों भी है। वो मिल रहा उसमें, ये मिल रहा है। हाँ तो उसका नाम पर्टिकुलरली काइनेटिन बोले थे। वही क्या हार्मोन था? काइनेटिन, जो अपने को एनिमल से मिला। किससे? हेरिंग स्पर्म डीएनए से, है ना? हेरिंग बोले मछली का नाम। मछली का ऑटोक्लेव्ड हेरिंग मछली का नाम, ठीक है। जियाटिन समझ में आया? कैसे मिला? भुट्टे से, ठीक है। कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, और कोकोनट मिल्क में भी मिला हमारे को। नारियल का पानी। हाँ इसीलिए तो बोला था ना, नारियल का पानी। जब तक कि वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट और उसके बाद में ईस्ट, ये सब नहीं डाल रहे थे, जब तक वो ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि इन सब में ऐसे ही कुछ ना कुछ हार्मोन की था, है ना? ऐसे इसी तरीके से जैसे ईस्ट है तो इसमें वो हो सकता है अपना कैरेटिन हो सकता है उसके अंदर। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell dividing property activity have been identified. जैसे अपने को मालूम पड़ गया कि यार एक नहीं रहते, बहुत सारे मिल गए फिर अपने को। अब एक मालूम पड़ गया अपने को तो फिर बहुत मिल जाते अपने को, फिर टेंशन नहीं रहता। पहले ही मर्तबा निकालने की दिक्कत रहती। जब एक मर्तबा तुमको मिल गया क्या, साइटोकाइनिन जैसी प्रॉपर्टी वाला जियाटिन मिल गया, काइनेटिन मिल गया, फिर बहुत मिले तुमको। एक दो नहीं, कई सारे मिले। दो मिले क्या सिर्फ? नहीं, कई सारे इसी तरीके से काम करने वाले हार्मोन मिले। उन सबको क्या नाम रख दिया अपन ने? साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि वो सेल डिवाइडिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ साइटोकाइनेसिस करा रहे थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? साइटोकाइनिन। समझ रहे थे तुम बात? ये क्या बोले? सब सिंथेटिक कंपाउंड। हाँ तो कुछ सिंथेटिक बनाए अपन ने, कुछ आर्टिफिशियल नेचुरल मिले अपने को, उन सबको अपन ने साइटोकाइनिन बोले, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इसी थी, सेल डिवाइडिंग वाली। Have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division है। अब नेचुरली साइटोकाइनिन कहाँ मिलता? जहाँ पर बहुत फास्ट सेल डिवीजन हो रहा हूँ। हाँ तो ये तो कराता ना सेल डिवीजन। जब कराता ये तो फिर जैसे तुम काम करते, तुम पढ़ते, तो कोई पढ़ने वाला इंसान कहाँ मिलेगा? ग्राउंड पे मिलेगा, लाइब्रेरी में, पढ़ने की जगह पे, टेबल पे, चेयर पे, है ना, किताब के सामने। ग्राउंड पे मिलेगा क्यों? नहीं मिलेगा। तो वही बात है। तो जब ये सेल डिवीजन करा था तो सेल डिवीजन की जगह पर ही रहेगा ना ये, है ना? फॉर एग्जाम्पल रूट में देखो, रूट अपाइसिस में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन रहता है ना, और डेवलपिंग शूट बर्ड्स जैसे एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड दोनों जगह मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन मिलेगा एक जगह, दूसरे हार्मोन से झगड़े करेगा, एक जगह बहुत सारे मिल सकते हैं, है ना? जैसे अपन एपिकल रूट में उसमें ऑक्सीजन भी देखे थे ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ऑक्सीजन भी होंगे और ये भी होंगे, ये सेल डिवीजन करेंगे, वो लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है? यंग फ्रूट्स में मिल जाएगा तुमको, जो कच्चे फल रहते हैं ना, जो अभी ग्रो करने वाले, जो बढ़ने वाले, पकने वाले, उनके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये पोजीशन बोलो, उसने ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है। अब उसके फंक्शन आने वाले, क्या आने वाले उसके फंक्शन, तो देखो हो सकता है नहीं भी हो सकता। चलो तो देखो सबसे पहला फंक्शन तुमने इसका पढ़ चुके हो, बोलो क्या? किसका? साइटोकाइनिन का। हाँ बिल्कुल, साइटोकाइनेसिस कराना सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन उसका। जब साइटोकाइनिन नाम ही है तो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? साइटोकाइनेसिस कराना, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनिन। बिल्कुल। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरे देखो कौन से। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीफ। क्या करता है? नए पत्ते बनाने में मदद करता है। क्या करता है बोलो? नए पत्ते बनाने में मदद। क्लोरोप्लास्ट इन लीफ यानी ग्रीनरी प्रोड्यूस करना, हरा भरा करेगा प्लांट। क्या करेगा? हरा भरा करेगा। लेटरल रूट शूट ग्रोथ, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था? एपिकल लंबाई बढ़ा था ना, ये गर्थ बढ़ा, मतलब ये अपोजिट है। हाँ ऑक्सीजन के थोड़ा अपोजिट है ना। लेटरल शूट ग्रोथ एंड क्लोरोप्लास्ट भी बढ़ा, मतलब
हाँ यानी हरा भरा करेंगे, क्लोरोप्लास्ट जितना बढ़ेगा तो उतना ग्रीनरी बढ़ जाएगी ना फिर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से तो पत्ते क्या दिखते हैं। हाँ। अपन बोल रहे थे 20 से 40 है करके हर सेल में, ये बढ़ाता है तो नंबर नहीं बढ़ाएगा, उसका अमाउंट बढ़ाएगा, उसका नंबर भी बढ़ा कुछ भी सकता समझ लो। बिल्कुल। तो नंबर बढ़ा सकता, कुछ भी बढ़ा सकता, अमाउंट बढ़ा सकता, उसका जो वो बढ़ा सकता अमाउंट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इन लीफ लैटरल रूट ग्रोथ करा था, हाँ लैटरल ग्रोथ लैटरल शूट ग्रोथ करा था। अब क्लोरोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट है तो उसका नंबर ही बढ़ सकता है, तो साइज में बढ़ेगा तो कितनी बढ़ सकता है, साइज इतना कुछ तो है नहीं, तो अपन बोलेंगे नंबर ही मल्टीप्लाई करके बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। चलो लैटरल शूट ग्रोथ, इसका मतलब ऑक्सीजन के जैसा, ऑक्सीजन क्या करता है, लंबाई बढ़ा रहा था, पढ़ा था ना ऑक्सीजन में। एक अपन ने बोले थे वो ऑक्सीजन है, उसने लाया फिर उसकी लंबाई बढ़ते चली गई, ऐसा है ना। तो लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, और क्या करा देखो, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन कराया। इसका मतलब क्या है, एडवेंटिशियस शूट वाले में क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस रूट पड़े थे अपन। हाँ तो ये इसको एडवेंटिशियस शूट को भी तुम ऐसे मानो कैसा कि एक तो शूट रहेंगे, हाँ एक तो शूट रहेंगे जो डायरेक्ट मेन स्टेम से निकलेंगी वो वाली, एक शूट क्या रहेंगे मेन स्टेम से निकलेंगे जैसे जो लंबा ग्रो करेगा वो, और एक हाँ एक्सिस से निकलेंगे ऐसा, और एक जो आड़े वाले रहेंगे इनका एडवेंटिशियस बोल देंगे अपन, बस। एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, यानी जो अगर तुमको लग रहा साला ऑक्सीजन ज़्यादा ही आगोपन नहीं कर रहा, साइटोकाइनेसिस लैटरल डोमिनेंस होगा। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आड़ा ग्रो कर रहा है, चौड़ा ग्रो कर रहा है ना प्लांट को, चौड़ा बोले तो उसके झाड़ का तना नहीं ग्रो करा था, इससे पहले बताया था। ऐसे बहुत सारे क्या निकलेंगी, झाड़ का तना नहीं, हाँ ब्रांचेस ज़्यादा बनाएंगे। अब देखो जैसे ऑक्सीजन है तो उससे लंबा लंबा ग्रो कराएंगे, ब्रांचेस बनाने नहीं देगा, लेकिन साइटोकाइनिन ब्रांचेस ऐसे फोड़े ऐसे। अब देखो इतना चौड़ा हो गया, पहले सीधे सीधे क्या होगा, देखो हो गया ना चौड़ा प्लांट इस तरीके से। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अगाऊ बने कर रहा है तो क्या डाल देना अपने, साइटोकाइनिन। तो उसको साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के इफेक्ट को क्या कर दिया, हाँ ओवरकम बोलते ओवरटेक बोलते ना, पीछे फेंक देना, तो उस तरीके से ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। जैसे उसने पूछा तुमसे एक कॉन्सेप्चुअल सवाल, क्या बताओ मेरे पास खेत है, उसके अंदर प्लांट है, उसके अंदर एपिकल डोमिनेंस बहुत हो जा रहा है, वो बहुत हाइट बढ़ जा रही है, उनकी गर्थ नहीं बढ़ रही मेरे को, लेकिन गर्थ बढ़ाना है, तो मैं कौन सा हार्मोन डालूं। उसने ये नहीं बोला कि तुम टिप काटो कि नहीं काटो, उसने बोला बताओ कौन सा हार्मोन डालो। एक तो है कि तुम हाँ टिप काट दो, तो जनरली करते हैं अपन, ताले वो कहाँ डालते बड़े साइटोकाइनिन, झाड़ की मुंडी जड़ा दो, काम खत्म, सब मिलते। हाँ ऑक्सीजन गायब तो लमन गायब, लेकिन अपन ने बोले नहीं यार ऑक्सीजन नहीं रखते, ऑक्सीजन भी होना अपने को, ये भी होना, दोनों भी साथ में होना, अपने कुछ काटने वाटने का नहीं, तो क्या करेंगे साइटोकाइनिन डाल दो। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। देखो ये भी लीफ सेनेसेंस में डिले करा है, जिब्बलिन भी करा रहा था, ये भी करा, तो ये दोनों के डुअल फंक्शन हो, लेकिन ये नहीं था। जिब्बलिन ने क्या बोला, सिर्फ डिले सेनेसेंस। तो डिले सेनेसेंस ऐसे यूनिक जो फंक्शन कभी पूछेगा तो यूनिक पूछेंगे, थोड़ा क्या पूछेगा यूनिक, कॉमन नहीं पूछेगा, है ना। कॉमन देखो इसमें थोड़ा यूनिक कैसा क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। देखो जब न्यूट्रिएंट जाएगा, खाना पानी पहुंचेगा, तभी तो ग्रोथ हो पाएंगे ना। तो जितना आसानी आएगी खाना पानी पहुंचाने में, जितना फास्ट खाना पानी पहुंचेगा उतनी जल्दी ग्रोथ हो जाएंगी, उतनी जल्दी बुजुर्ग नहीं हो पाएंगे। हाँ उतनी जल्दी फिर वो झड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। हाँ कर लो ना, सभी याद करने के इसमें से, वैसे तो तुम्हारे को पूरे याद करने की है, वो ठीक भी है उसके ऊपर। अच्छा डिलीट हुआ ना फोटो पे। अच्छा चलो यहाँ तक क्लियर हो गया अभी। अब चलो पहले अपन ये समझ लेंगे, इथाइलिन भी पढ़ी नहीं, पूरी हो जाता है, इथाइलिन एब्सिसिक पढ़ लो, बाद में भी देख, पहले एब्सिसिक पढ़ लेते, ठीक फिर इथाइलिन बचा तो वो पढ़ देखो एज, तो क्या लिखे थे अपन ने, मैट सी लिखे ना, मैट सी। तो देखो एम सी सबसे पहले आएंगे उसका फंक्शन। मेंशन अर्लियर एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन द रेगुलेटिंग एब्सिशन। देखो पहले ही पढ़े थे अपन ने कि भाई एब्सिसिक एसिड कैसा मालूम पड़ा, जो एब्सिशन करा रहा था, एब्सिशन करा रहा मतलब गिराना, तोड़ देना, सेनेसेंस को गिरा देना। हाँ नहीं बूढ़ों को नहीं गिरा रहा था, किसी को भी जवानों के मुंडे झड़ा दे रहा था, समझ में आ रहा है, पत्ता अभी लगा दिए गलत है, जिस पे डाल रहे उसको बस जिस पे डाल रहे उसको झड़ा दे रहा। अब तुमको किसी की दुश्मनी है खेत में, तुमको लग रहा साला कि बहुत ही आम के झाड़ लगा है, क्या आम आ रहे थे ना, टेंशन ही नहीं, डाल दो ना एब्सिसिक एसिड ला के डाल दो उसके आम के झाड़, मालूम भी नहीं पड़ेगा उसको बेचारे। एसिड वेसिड डालेंगे तो जल जाएगा झाड़, मालूम पड़ेगा। तो तुम वाइट का जाके डाल देंगे तो जल जाएगा झाड़, लेकिन एब्सिसिक एसिड जाके डाल दो, बड़ा छिड़का दो, झाड़ को भी मालूम नहीं क्या हुआ, और अब जो साला कल तो अच्छे आम लगे थे, अब क्या हो गया, पूरे के पूरा झाड़ी साफ दिख रहा। तो ऐसा रहेगा, किसका काम, एब्सिसिक एसिड का, तो दुश्मनी निकालने वाला हार्मोन है, अच्छा है खराब है, फिर तुम बोलो
क्या है, खराब है ना वैसा, तो खराब मानते हैं अपन, लेकिन खराब अपने रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्या करता है, एब्सिशन कराता, तोड़ फोड़ झड़ा देता पत्ते पूरे। सिनेसेंस का करा तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, यानी बूढ़ों को झड़ाया, देखो बूढ़े पत्ते, जैसे ऑक्सीजन करा रहा था, क्या करा रहा था, जो बूढ़े हो गए थे, चलो बोले तुम्हारा काम नहीं है, चलो तुम निकलो ना, बस ना वाह यहीं सड़ते के बोले निकलो ना, तो ऐसा करा रहा था कौन, ऑक्सीजन। लेकिन ये कुछ नहीं देखते भाई साहब, ना बूढ़ा जवान कुछ नहीं, इनके बस मुलायजा इश नहीं, बस मेरा काम है झड़ा देना, झड़ जाओ, ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन द रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, एंड साथ साथ ग्रो नहीं होगा भी तू ग्रो होकर दिखा, अगर सीड तुमने डाल दिए और साथ में एब्सिसिक एसिड डाल दिए, तो तुम्हारा सीड ग्रो होने के बजाय ग्रोइश नहीं करे, जो ग्रो होने वाला था वो भी ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ रही ना बात? ऑक्सीजन तो बात की बात है, लेकिन पहले वो नहीं कर रहा। हाँ एब्सिशन अगर तुमने अच्छा खासा झाड़ उसके ऊपर डाल दिए तो क्या होगा, सारा पत्ते वत्ते झड़ जाएंगे उसके। लेकिन तुमने सोचे साला यार मैं ये नवा हार्मोन मिला मेरे को, इसका देखो कितनी जल्दी झाड़ उगाता हूँ, एकदम ऊपर जाएगा मेरा झाड़, चीजें सीड डाल दी। लगाने का स्टेप देते हैं। हाँ सुनो सही, तुमने डाल दिए, क्या करे तुमने डाल दिए, तो अब तुम्हारा सीड जो 2 दिन में ग्रो करने वाला था, बैठो तुम 2 साल तक ग्रो ही नहीं करेंगे। क्यों? एब्सिसिक एसिड डाल दिया तुमने उसके अंदर, जिब्बरलिन की जगह। हाँ जिब्बरलिन डालेंगे तो जल्दी ग्रो कर जाएंगे, लेकिन एब्सिसिक एसिड डालेंगे तो उल्टा जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। तो जिब्बरलिक एसिड को इसके अपोजिट मानते हैं, जैसे अपन माने ना ऑक्सीजन के अपोजिट साइटोकाइनिन, उस तरीके से जिब्बरलिक एसिड इसके अपोजिट मानते हैं, किसके, एब्सिसिक एसिड के। क्यों देखो वो डॉर्मेंसी करा था, वो डॉर्मेंसी को तोड़ता है, ये डॉर्मेंसी करा देता है ऐसा, वो एब्सिशन को रोकता है, ये एब्सिशन करा देते भाई ऐसा, तो दोनों की फाइट चलती रहती है। बट लाइक अदर स्पीसीज इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंज इफेक्ट ऑन प्लांट। इसका भी ऐसा नहीं कि बस तू ही काम करेगा, बस तू झड़ा दो, ऐसा नहीं, बहुत सारी भी इफेक्ट है बोलते। जैसे देखो सबसे पहले तो ये होगा उसका एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी करके, हाँ हाँ, तो इट ऑल्सो हैज़ other wide range effect on plant growing and development. It act as a general plant growth inhibitor. देखो वही ना कि भाई एक आध फंक्शन को कंट्रोल नहीं करेगा, बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करेंगे। समझ में आई क्या बात? हाँ। एक फंक्शन नहीं रहेगा उसका, कई सारे। जैसे देखो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है कि प्लांट को ग्रोथ ही नहीं करने देगा, रुका देगा ना उसकी ग्रोथ। क्या करेगा? प्लांट ग्रोथ रुका देगा। तुमने डाल दी गलती से तो तुम्हारे प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे, बैठोगे। 1 साल में आने के तो 10 साल तक के तुम्हारे पाएंगे ही नहीं, प्लांट मर जाएगा लेकिन ग्रो नहीं करेंगे। समझ में आ रही ना बात? ऐसा करेंगे। स्टिमुलेंट्स भी है बोलते, तो क्या करता है? स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। अब बोलो हाँ देखो ग्रोथ एंड ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। देखो तो कौन-से आगे अपन पहले हाईलाइट करते चलते। देखो सबसे पहले ये इनहिबिटर है ना, ग्रोथ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एक हो गया, इनहिबिशन ऑफ प्लांट ये हो गया ना, एंड इनहिबिशन ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म हाँ प्लांट का मेटाबॉलिज्म रोक देंगे। जो प्लांट में जो बनने का जो जैसे प्रोसेस है ना, खाना बनना, फूड बनना है ना, कोई हार्मोन बनना, कुछ भी चीज़ बनना, उसकी मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे। ग्रोथ भी रोक दे रहा, हाँ मेटाबॉलिज्म भी रोक दे रहा। पहले ग्रोथ बाद में मेटाबॉलिज्म। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये तो बोलिए ना डॉर्मेंसी इसी को बोलते हैं। ABA स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। अब जो रास्ता है ऑक्सीजन के CO2 के एक्सचेंज का, ऑक्सीजन CO2 मिलेगा, अब तुम्हारा मुंह दबा दिए, तुम्हारे लिए अच्छी बात है ये? तो प्लांट का मुंह दबा दे रहे हैं, सांस ही नहीं ले पाएगा प्लांट, नाक ही दबा दे रहा है उसको, चुमटे से नाक पकड़ ली, सांस लेके दिखा बेटा, तो ऐसा करता है कौन? तो उसकी सांस ही नहीं लेने देगा। अब सांस नहीं लेने देगा तो प्लांट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो उसका क्लोजर ओपनिंग है, क्या करेंगे? क्लोजर ऑफ स्टोमाटा कर देंगे, स्टोमाटा को एकदम क्लोज कर देंगे, ओपन ही नहीं होने देंगे उसको। In the epidermis and increase the tolerance of plant to various kinds of stress. लेकिन अब देखो जैसे तुम्हारी को अभी दिक्कत आ गई है ना, दिक्कत आ गई, अब इंसान को बहुत भूख लगी हुई रहती है, फिर मान लो कि ऑक्सीजन की कमी आ गई, नॉर्मल कंडीशन में तुमने नाक बंद कर लिए तो मर जाएंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन बहुत कम बचा तुम्हारे पास, अब वही चुमटा जो तुम्हारे लिए एक मरतबा का क्या था, प्रॉब्लम था, अब क्या बन गया? अच्छा बन गया ना। तुम्हारे पास मान लो 100 लीटर ऑक्सीजन बची, बस पूरी दुनिया खत्म हो गई और तुम्हारे पास कितनी बची? सिर्फ 100 लीटर ऑक्सीजन बची। अब तुमको जीना है, तुम चाहते लंबा जीना, तो क्या था जीएंगे? भर के सांस ले लेके जी लेंगे। खाली आज जी लेते, क्या लगाए बोले 2-3 दिन का, आज पूरी खत्म करके जी लेता मैं, ऐसा नहीं। अब क्या करेंगे? अब तुम्हारे पास स्ट्रेस कंडीशन है,
खाने पीने को नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी है। अब तुम क्या करेंगे, वो चिमटा लगा लगा के नाक बंद बंद कर करके ज़िंदगी गुजारेंगे, जब तक कि हो सकता है तुम नाक बंद रखेंगे, फिर थोड़ा सा सांस लेंगे, फिर नाक बंद कर देंगे। तो अब कौन मदद कर रहा है? अब वही चिमटा मदद कर रहा है। यानी जब स्ट्रेस कंडीशन है तो यही चीज़ मदद भी करेंगी तुम्हारा। तो ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ अच्छी और ख़राब नहीं रहती, वक्त डिसाइड करता है वो अच्छी है ख़राब है ना। ये तो बोल सकते हैं कोई काम अच्छा और ख़राब होता है, नहीं होता, लेकिन उसको करने का वक्त क्या है वो डिसाइड करता है अच्छा है या ख़राब, ठीक है। तो ये बोलने की बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हार्मोन को समझो तुम गौर से, ये ज़रूरी नहीं कि ये हार्मोन तुमको 2-3 खराबी बता दिए कि हार्मोन से ऐसा करता तो बहुत ख़राब है करके ना, बहुत अच्छा भी है, लेकिन कब? जब प्लांट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास में नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, बेटम ग्रो कर गया तो बोलो खराब। अब तुमने सीड ला के रखी कहाँ पर? घर में सीड ला के पोते में भर के रखी, सोचो, और उसी टाइम पर तुम्हारे सीड ग्रो करना चालू हुआ, तो तुमने जितना पेरे थे, खेती बाड़ी करी, कुछ फ़ायदा हुआ उसका? बस कट्टे में ग्रो करना चालू करते हो जिसमें थैले मिलाए थे उसमें। ऐसी कोई भी खेती करना चाहेंगे कि नहीं? तो ये ऐसा ग्रो नहीं होने देता, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन आएंगी नहीं तब तक ग्रो नहीं होने देती, जब नॉर्मल कंडीशन आएंगी तब ग्रो हो जाएगा उससे, तो तब तक के रोक के रखने वाला तो भी हो ना। ऐसा समझ में? एब्सिसिक एसिड क्या होगा? हाँ, यानी जब खतरनाक कंडीशन आएंगे तो यही सपोर्ट भी करेगा वही काम अपना, लेकिन अब उसका काम अच्छा हो जाएगा। अब प्लांट की ग्रोथ नहीं कराना बेहतर है ना, अब खाना नहीं है, प्लांट बोल रहा मैं ग्रो कर लेता, मैं बढ़ जाता हूँ, अरे बढ़ेगा तो मरेगा ना, कहाँ कुछ ही नहीं, खाना पानी कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे ना बात तुम? हाँ ऐसा। अब नॉर्मल कंडीशन है, अब कोई इंसान अच्छा खाना पी रहा तो अपन बोलेंगे क्या माशाल्लाह, क्या खुराक है, बढ़िया, खाओ पियो, टेंशन नहीं है भाई, ग्रो करो। लेकिन खाने को है नहीं, तुम खदोड़े चाले करे तो फिर क्या बोलेंगे कोई भी, अभी हो इंसान के बच्चे थोड़ा लिमिट में ना मेरे भाई, पहले कुछ नहीं यहाँ पर। तो यही बात है। तो खाना ऐसा भी है, अपन बोले क्या खाता चिमे की जैसे भाई, इतना आधी रोटी खा रहा है, 1 रोटी खा रहा है, वो देख हमने कम खाता माशाल्लाह खाना, ऐसा बोलेंगे। तो ये खाने की जो खुराक की है अपने तारीफ़ करें उसकी, क्यों? अभी खाना भरपूर है तुम्हारे पास, अल्लाह ने दिया, खाओ ना, टेंशन नहीं। लेकिन तुम्हारे पास खाना खत्म हो गया और अपना खदोड़ापना दिखा रहा है, अब देख कथा खाता मैं, फिर पागल है क्या? तो ऐसा, तो ये तुम्हारा जो काम है ये 2 वक्त में अलग अलग हो गया। एक वक्त में क्या हुआ कि बहुत अच्छा साबित हो रहा है, जब तुम्हारे पास खुराक मैक्सिमम है तो खाओ पियो ऐश करो, लेकिन जब खुराक ही नहीं है और तुम अब बोले कि मैं खाता तो बांधे हुए कि नहीं हुए, ऐसा। तो एब्सिसिक एसिड भी टाइम से अच्छा है, टाइम से ख़राब है। नॉर्मल कंडीशन में तुम डाल देंगे तो वो तो पूरे पत्ते झड़ा देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन वही स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को बचाएगा, बोलेगा वो भाई थोड़ा कंट्रोल कर लो, खाएंगे ना अपन, ऐसा नहीं है, खाएंगे थोड़ा वेट करो, अभी अपने पास खाना पानी कुछ ही नहीं, समझ में? तो वही मुसीबत के टाइम पर इसके टॉलरेंस बनेगा, क्या करेगा? टॉलरेंस, ठीक है। ABA तो सीड जर्मिनेशन स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, देखो ये सीड जर्मिनेशन भी कराया, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू है ना, इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेस कंडीशंस, ये भी याद रखना ना, स्ट्रेस कंडीशन से बताएंगे। हाँ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्या बोलते हैं फिर इसको? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस का नंबर प्लांट का साथ देगा। ABA plays an important role in seed development. ABA plays important role in seed development. तो करा दे नहीं, फिर फ़ायदा करा कि नहीं करा? तो जब खाना नहीं है जब रोक दे रहा, और जब खाना है जब अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब अच्छे हो गए ना एक हिसाब से। फिर क्या कर रहे हैं? सीड डेवलपमेंट मदद ही करा ना फिर। मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी भी थोड़ी देर भाई खाना नहीं है तो सीड को रोक के रखेंगे, अभी ग्रो नहीं करने का, आपने बाद में ग्रो करेंगे। नहीं, इन सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। मैचुरेशन में मदद एक हिसाब से कैसा कर रहा हो? टाइम पे ग्रो करा कर, फजूल जब पानी नहीं है खाना नहीं है उस टाइम पर ग्रो होने से रोक रहा, तो एक हिसाब से फिर मदद ही करा ना, मैचुरेशन में मदद करा ना उसके। अब देखो, जब खाना पानी कुछ नहीं है, सीड डाल दी तुमने, ग्रो हो गया, सीड मर जाएगा थोड़े दिन के बाद में खाने की वजह से, क्योंकि फूड उसके लिए अवेलेबल ही नहीं। लेकिन जब खाना पानी है तब ग्रो करेगा तो प्रॉपर मैच्योर हो पाए, इस तरीके से मदद कर रहा है। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, क्या करा के? डॉर्मेंसी करा कर मदद कर रहा है, लेकिन मदद कर रहा है, लेकिन कैसी मदद कर रहा है? खाना खिला के नहीं, रोक कर। जैसा अपन ने बोले, जैसा भाई कोई इंसान है उसकी मदद कर रहा है, खिलाकर अपन बोलेंगे अभी अपने को कोई खिला रहा, चाय पानी लेके जा रहा, नाश्ता आ रहा, अपन क्या बोले बहुत मदद करे, क्या पक्का दोस्त है मेरा, ऐसे बोलेंगे ना अपन, है ना?
लेकिन एक दूसरा है, सामने वाला खाने नहीं दे रहा, अबे शौक पानी कम कर, सिगरेट मत पी, बीड़ी मत पी, पुड़ी मत खा, ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या मदद नहीं होगी फिर? साला बहुत ही पागल का बच्चा है, कुछ ही नहीं खाने देता, ऐसा बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, तुम्हारी मदद कर रहा है ना, तुम्हें स्ट्रेस करने में तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अब्बा के माल पे ऐश कर रहे है ना, और तुम सब चीज़ें करेंगे तो ऐसा करने देगा क्या तुमको? नहीं करने देगा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, मदद कर रहा है तुम्हारी, है ना, उससे तुम प्रॉपर मैच्योर हो पाएगी, ऐसा है। हेल्प सी टू विथस्टैंड, देखो हो गया, important role in the seed development, maturation, dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand क्या बोला देखो, desiccate and other factors unfavorable for growth. तो देखो हेल्प सीड किसकी मदद करता है? सीड की। विथस्टैंड बर्दाश्त करना, बचना उससे ना, विथस्टैंड डेसिकेशन यानी सूखना, हाँ सूखने से मदद करेंगे ना उसकी। एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, और दूसरे जो भी फैक्टर अनफेवरेबल है ग्रोथ के लिए, उस टाइम पर आ जाएंगे, बोलेंगे अब खाना पानी बंद, अब डाइटिंग चालू कर दो, क्या कर दो, डाइटिंग चालू कर दो, बहुत हो गया। इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GAs। क्या बोले, ज़्यादातर सिचुएशंस में जो ABA है वो कैसा काम करता है? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट, किसके? GA के। GA का काम क्या है भाई, तुम ग्रो करो, खाओ पियो मौज करो, क्या लगा यार, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ो। लेकिन ये इसका काम कैसा है? अबे शर्म करो थोड़ा, हालत देखो अपनी कितनी हो जा रही है, अब डाइटिंग चालू कर दो, ऐसा। तो क्या करेंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे अपने को, ठीक है। वी मे सरप्राइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन और द अदर PGRs हैव सम रोल टू प्ले। हमको मालूम बोलते हैं, वी में समराइज, हम समराइज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, अपना इटालियन पढ़ना बाकी, ठीक है। फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, हर फेज में, ग्रोथ के हर फेज में, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन और द अदर PGRs हैज सम रोल टू प्ले। कोई ना कोई PGR अपना काम कर ही रहा होता है। जब ग्रोथ कराना है, हाँ बिल्कुल, जब ग्रोथ कराना है, खाना पानी मैक्सिमम है, जब जिब्बर्लिक एसिड काम करेगा, जब खाना पानी कम है तो कौन काम करेगा, बोलो? एब्सिसिक एसिड काम करेगा। जब तुमको रूट की ग्रोथ करनी है, शूट की ग्रोथ करनी है तो कौन काम करेगा? ऑक्सीजन। जब लैटरल ग्रोथ करनी है तो साइटोकाइनिन। तो ग्रोथ लाइफ के हर फेज में प्लांट का कोई ना कोई हार्मोन साथ दे ही रहा है, ठीक है। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। ये जो रोल है वो क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, इन दोनों का साथ देने वाले हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, और एंटागोनिस्ट भी एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। ये अपना अकेले में हो सकते हैं या फिर साथ में मिलकर हो सकते हैं। तो कभी कभी कुछ फंक्शन 2-3 हार्मोन मिलकर परफॉर्म करते हैं, एक अकेले से काम नहीं होता ना, तो 2-3 हार्मोन मिलकर करते हैं, वो सिनर्जिस्टिक हो गया। और एक अकेला कर रहा है उसका मतलब इंडिविजुअलिस्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री। और ये देखिए मैच्योरेशन है, तो मैच्योरेशन एक छोटी सी प्रोसेस नहीं है। मैच्योरेशन कराने के लिए सिर्फ एब्सिसिक एसिड से काम चल जाएगा नहीं, साथ में जिब्बरलिन भी लगेगा। जैसे एब्सिसिक एसिड एक काम करेगा डॉर्मेंसी रोकने का, जब खाना पानी नहीं रोक दो, लेकिन जब खाना पानी है तब प्रमोट कौन करेगा फिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पूछा, वो एक समझाने वाली बात है ना। कौन था किसके एंटागोनिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, वो समझाने वाली पॉइंट है, सिर्फ बताना क्या है, बस हमारी ऐसी है। ऐसी बात है वो सारी। Similarly, there are number of events in the life of the plant where more than one PGR interfere to affect the event. That is dormancy in seed, buds, abscission, senescence, apical dominance, etc. Similarly बोलता, there are a number of events in the life of plant. बहुत सारे इवेंट होते हैं किसमें? प्लांट की जिंदगी में, where more than one PGR interact to affect the event. The dormancy in seed, बर्ड, एब्सिशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें। यानी इनमें एक हार्मोन नहीं, कई सारे हार्मोन मिलके काम करते हैं। ये सारी नॉर्मल बातें, तुमको फंक्शन याद कर लेना है, सिंपल, ठीक है। रिमेंबर द रोल ऑफ द PGR इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल along with genomic control and extrinsic factor. They play an important role in the plant growth and development. देखो रिमेंबर, जो हार्मोन है हमारे, वो सिर्फ क्या है? अंदरूनी कंट्रोल करे बॉडी, बाहर की चीज़ें भी तो कंट्रोल करती ना। अब तुमने सारी चीज़ें प्लांट ग्रोथ हार्मोन डाले, अब उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो तुम ला के बाल्टी भर के हार्मोन डाल रहे हो, उसमें कुछ होगा क्या? उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। जो चीज़ वो ना पहले तुम देखो, सिर्फ एक चीज़ पर वो नहीं करते हो। जैसे तुमने टमाटर का लगाया और
तुम बोलो सेब निकलना अपने अब साले जो हार्मोन बोलो वो डाल देंगे, अपन सेब निकलेगा कभी सेब? कितना भी डाल लो तुम, जिब्बर्लिक एसिड कितना भी डाल लो, टमाटर से इतना भी बढ़ जाएगा तो सेब बनने वाला है कि नहीं? तो कुछ चीज़ें जीन पर भी तो डिपेंड करेंगी कि उसके डीएनए में क्या है वो बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस तुमने हार्मोन डाल लिया, हार्मोन के बारे में पढ़ लिए तो बस अब बस कुछ भी नहीं करना है अपने को। सेब होना क्या, नीम के झाड़ में डाल लिया अपने जिब्बर्लिक एसिड, सेब निकल रहे, नीमोली सेब बन गया, ऐसा होगा क्या अपना? नहीं होगा ना। तो बहुत सारी चीज़ें जीन पे भी डिपेंड करी, बहुत सारी चीज़ें बाहर के फैक्टर जैसे पानी और हवा और सूरज की रोशनी पर भी डिपेंड करेंगी, और थोड़ी बहुत चीज़ें इसके ऊपर भी डिपेंड। जैसे भी इंट्रिंसिक कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अंदरूनी तौर पे कंट्रोल करता है। तो जैसे प्लांट की पूरी ग्रोथ देखना है तुमको तो क्या क्या देखना पड़ेगा, अंदरूनी भी, यानी पीजीआर के बारे में भी स्टडी होना, साथ साथ जीनोम के बारे में भी स्टडी होना। तुमको मालूम होना काय का झाड़ है तो उसके क्या बोलते हैं, नीम के झाड़ से सोच रहे कि अब निकलेगा अपना, अब लगाया मैंने सेब के झाड़, अब देखो ले ली सेब आते हैं, अब टेंशन ही नहीं है अपने को सेब लाने का, है ना। तो ऐसा अपन उम्मीद नहीं सकते। उसका जीन भी मालूम होना है, साथ साथ अदर फैक्टर भी। अब किचन में लगा दिए तुमने झाड़ तुम्हारे घर के अंदर, फिर वॉशरूम में ले जाके लगा दिए साले को, अब यहीं ग्रो करते बोले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ तो कोई सूरज की रोशनी नहीं है ना, तो फिर वहाँ उजाला होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ। तो सारे फैक्टर को मद्देनजर देखते हुए काम करना है तुम्हारे को। ये ऐसी नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है बिल्कुल। Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGRs है। बहुत सारे एक्सटेंसिक फैक्टर PGR की मदद से कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ, यानी सब मिलके करते हैं। सीधे बोलने के बाद सब मिलके कंट्रोल करते हैं, एक चीज़ नहीं करती कोई भी। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड germination, plant movement, etc. We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them the extrinsic factor on initiation of flowering। ये तो अपना कट हो गया, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने वाले अपन नीचे प्रोटोपीरियडिज्म फॉर्मेलिटी के बारे में बोल रहा था, लेकिन है नहीं ना, ऐसे कट हो गया ना पूरा। इथाइलिन पढ़ लेते, हो जाएंगे इंशाल्लाह, जितना वो होता है ना। बचे हुआ पार्ट असर के बाद बना लेते कि फिर इसका बना लेंगे जितने हो जाता, फिर खत्म है ना पूरा। फिर तुमको मैं ट्रिक दे दूंगा, फिर तुमने याद करते बैठना बस हो गया। फिर चलो देखो, इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, इट इज नॉट अ लिक्विड हार्मोन, इट इज गैसियस हार्मोन, नॉट द सॉल्ट। तो अब देखो गैस है तो फिर तुम कैसे डालेंगे प्लांट? तो ये मैंने लिक्विड इंजेक्शन करके, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी इतना तो समझो, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर तुम गैस डालते हैं तो उड़ जाने का, हाँ है ना, उड़ जाने वाली। इतना याद रखो कि तुम कहीं पर भी डालेंगे गैस तो उड़ जाएंगे ना। कुछ भी करेंगे तो जैसे प्लांट के सेल में भी डाल देंगे तो बाहर निकल जाएंगी, लीफ में डालेंगे जल्दी उड़ जाएंगे, तो मिलेंगी नहीं उसको। तो फिर क्या कर सकते हैं? अभी देखते देखो सुनो, इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर। तो ये तो समझ में आया तुम्हारे को कि अपन गैस की फॉर्म में इसको डाल नहीं सकते, ठीक है ना। एक बार गैस बोल जाओ, उसमें गैस है क्या? हाँ रहता है एक्चुअल में गैसेस, लेकिन अपन उसको उस फॉर्म में नहीं डालेंगे, कुछ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके डाल देंगे। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस। जो पक रहे, जैसे आम पक रहा तो क्या रिलीज करेगा? इथाइलिन। और पके हुए आम को कच्चे आम में रख देंगे तो सबको पकाना चालू कर देंगे। टिश्यू बोलेगा मतलब क्या? इसको बोल रहे हो? सब कुछ, टिश्यू, पत्ते वत्ते, हर वो चीज़ जो पक रही है, जो बूढ़ी हो रही है, तो वो क्या रिलीज करेंगे? मरते मरते नहीं, सड़ना अलग चीज़ होगी, पकना यानी जो वो मैच्योर हो रहा है ना, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो जब अब बड़े में पकना चालू करते हो क्या करते हैं? ज्ञान देते ना ज़्यादा। एक नॉर्मल बात बोल, अपने जो ज़ईफ लोग है, बूढ़े लोग, वो क्या समझाएंगे नहीं, बूढ़ों को ज्ञान देंगे नहीं, उन्होंने ज़िंदगी जो हासिल करे वो बांटेंगे उनके भी, देखो ऐसा वैसा इस तरीके से, फिर तुम भी मैच्योर होंगे इस तरीके से। पकना मतलब है बड़े में पका देते हैं, ऐसा नहीं ले रहा हो, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने जो ज़िंदगी भर में अपना ज्ञान हासिल करे वो देंगे नहीं देंगे अपने को? देंगे। तो वो जो नॉलेज है जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्वायर करे, तो वो नॉलेज अपने को देंगे इनडायरेक्टली, समझाएंगे बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत। अपने को कितना ही बुरा लगे, लेकिन वो बाद में फिर अपन भी अपने वही ज्ञान देंगे बच्चों को, अपन पकाएंगे। तो अपन ऐसा हो गया उसको पकाना बोलेंगे नहीं, वो जो ज़िंदगी भर में एक्वायर करे वो अपने को देंगे। तो ऐसा ये भी है, जब ये बूढ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लांट बूढ़ा हो रहा है, तो अपना इथाइलिन सामने वाले को देखिए उसको भी क्या करता है? बूढ़ा करता है। इसका मतलब उसको मैच्योर करता है। अपने को लगता है बुरा ना, अपने को बुरा लगता है ना, दादा डांट रहे अपने, ऐसा मत कर, क्या लगाए, समझता नहीं कि तेरे को बेवकूफ़ है। तो अपने को लगता है अरे यार क्या यार, ये भी दादा भी यार, है ना अपने को। लेकिन अपन जब बूढ़े होंगे तो अपन भी ऐसे बोलेंगे नहीं कि बोलेंगे सालो जनपद तुम कुछ भी करो मेरे को परवाह नहीं, ऐसा बोलेंगे उनको नहीं। तो लेकिन लगेगा बुरा, उनको भी बुरा लगेगा। तो इसीलिए ये हार्मोन को अपन क्या मानते हैं? बुरे के जैसा नहीं, एक इनहिबिटर के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनहिबिटर है क्या? नहीं है। तो वो अपन बोलेंगे साला ये बूढ़ा करने वाला, पकाने वाला हार्मोन है। क्या बोले? पकाने वाला हार्मोन है, काम का हार्मोन।
अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, और जब फ्रूट पक रहे होते हैं ना तो उससे भी ये रिलीज होता है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन, ये जो असरात है उसके बोलते हैं ना, ऑन प्लांट इंक्लूड। अब देखो ये बहुत खतरनाक है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आ सकता है, ठीक है, इथाइलिन के। हाँ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। देखो जैसे क्या कर रहा है, देखो जैसे ये तुम्हारा तुमने सीड दे दी, सीड पेर दी, सीड पेरे तुमने, ठीक, ये सीड पेर दी। अब देखो सीड ग्रोथ कर रहा है, सीड क्या कर रहा है तुम्हारा, ये ग्रो कर रहा है, सीड ग्रो कर रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसा ग्रो कर रहा है। अब यहाँ बीच में पत्थर आ गया, क्या आ गया बोलो, पत्थर आ गया, मान लो ऐसा है क्या? ये पत्थर आ गया बीच में, लाल कलर का पत्थर बना, जब ये पत्थर आ गया तो अब तो ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, तो अब क्या करेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएंगे। क्या करेंगे बोलो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी देखो अब कुछ अब यहाँ पत्थर आ गया था ना, अब तो ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसी ग्रोथ कराएंगे, फिर साइड से निकाल लेंगे। बिल्कुल। सोचे तुमने क्या था, देखो सीड है तो ऐसा नहीं कि आड़ के नहीं बैठेगा, नहीं साला पत्थर छूटेगा, अपन तो झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं बोलता हूँ। हाँ, क्या बोलता है, इधर से साइड से चल जाएगा, ग्रोथ कर देगा। पत्थर सामने आ गया, अब सीड तो बेचारा मासूम कोमल सी चीज़ है, पत्थर से लड़ेगा तो टिकेगा क्या, तो उसको अपना गुरूर साइड में रख के इधर से निकलना पड़ता, ठीक है। तो इसकी मतलब मदद कौन करता है उसकी, इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग समझ में आ गया तुम्हारे को, सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, फूलने में मदद करता है, फूलेगा मोटा होगा तभी तो ग्रो पर पकाएगा, तो एक्सिस जो है छोटी जो है उसकी करेंगे थोड़ा फूलने में मदद करेंगे। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एक्सिस मतलब वो स्टेम की। हाँ, स्टेम की छोटी को फूलने में मदद करेंगे, थोड़ा मोटा करेंगे उसको। एक्सिस बोले तो सीधे डंडी को बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, डंडे को बोल रहे। एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन भी करता है। एपिकल हुक फॉर्मेशन बोले तो वही आता है। ये जो अभी जो बताया मैं तुम्हारे को, इसी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। देखो ये सीड है तुम्हारा, ये सीड यहाँ से ग्रो करना चालू कर, और देखो ये एपिकल हुक फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा ऐसा, तो एक हुक बन रहा है क्या, नहीं ऐसा, तो ऐसा हुक बना कि नहीं बना। या फिर तुम देखो ऐसा नहीं, ये मत बोलो, देखो जब तुम प्लांट निकलता बाहर तुमने देखोगे वो कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसा रहता है, ऐसे पत्ते रहते हैं उसका, ऐसे है वो भी जैसा रहता है। देखो यहाँ पर दिया ना अपने, वही दिया, देखो बोले इसमें दिया था ना अपने एक प्लांट, देखो ये दिख रहा है, देखो एपिकल हुक बना हुआ है, देखो दिख रहा है, ये एपिकल हुक बना हुआ है, ये दिख रहा है एपिकल हुक है, एपिकल हुक ऐसा। तो ये हुक किसने बनाया, ये इथाइलिन ने। और अच्छे से इसमें देखो तुम, दिख रहा, देखो इसमें तो पूरे दिख रहा तुमको, ये एपिकल हुक किसने बनाया। देखो अगर ऐसा रहेगा प्लांट सीधा सीधा नॉर्मल, तो अगर प्लांट ऐसा रहेगा ऐसा खड़ा, अगर उसके ऐसे रहेंगे तो उसकी हार्म हो सकता है उससे, है ना, कोमल सी चीज़ है, उसकी टिपी तब जाएंगी तो मर जाएगा फिर तो, है ना, कोई भी इसमें आके। तो इसलिए जनरली अगर ऐसा ग्रो करेंगे, ऐसा धीरे धीरे, ऐसा ऐसा धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। देखो क्या करना है उसको, सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टेम को मोटा कर देना थोड़ा, है, ये मोटा हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में एपिकल हुक बना लिया, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना, तो ऐसा ग्रो करते जाएंगे ऊपर, ऐसा ग्रो करते जाएंगे ऊपर धीरे धीरे, ये ऐसा लोट के कांधे से ऐसा ऊपर जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी ऐसा भी चलेगा। आगे बात समझ तुम्हारे। तो एपिकल हुक बनते हुए समझ में आया ना कैसा बनता है, वो भी कौन बनाता है, इथाइलिन ही बनाता है। 3 फंक्शन हो गए, ठीक है। अभी एक दो और पढ़ लेंगे बस, बाद में नमाज पढ़ लेंगे बस, इतना कर लेते हैं पैराग्राफ में, हाँ, हो जाता है, ठीक है। इथाइलिन प्रमोट्स सीनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट, देखो आ गया है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस समझ में आया, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग में लिखो, किसमें, डाइकॉट की सीडलिंग में, ठीक है। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स। क्या कहता है, सेनेसेंट और एब्सिशन भी कराता है, गिराने में, यानी बूढ़ा भी कराएंगे, पकाएंगे, बोली थी ना मैंने, पकाने का काम करा, जब पकेंगे तो फिर क्या है, गिर जाएंगे, ऐसा है, तो पकाएंगे भी और गिराएंगे भी, ठीक है। तो इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस यानी बुढ़ापा भी लाएंगे, एंड एब्सिशन और गिराने का भी काम करेंगे ऑर्गन, इसीलिए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं ना यार, साला ये ग्रोथ नहीं कराने देंगे, उल्टा पका देंगे करके, ठीक है। स्पेशली किसके देखो, लीफ के और फ्लावर्स को, है ना। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। आप फलों को पकाने के लिए, जब तुम्हारा मकसद ही पकाना है तो फिर क्या करेंगे, फलों को पकाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कच्चे केले अपने, कच्चे आम है, तो इनको पकाने के लिए क्या करेंगे अपन, इथाइलिन स्प्रे करो, पक जाएंगे, समझ रहे हो, वही डालते गए, वही डालते ज़रूरी नहीं है, अब तो बहुत सारे निकल गए, लेकिन इसका काम ये है, ये डालते नहीं डालते ज़रूरी नहीं है, हाँ, सस्ता तो नहीं होगा, ज़रूरी तो सस्ता रहेगा, लेकिन इसका काम तो ये है क्या,
पकाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचुरली है ना ये, आर्टिफिशियली तुम कुछ भी इस्तेमाल करो, सस्ता मस्ता कैसा भी कार्बेट फार्बेट, लेकिन ये नेचुरल है। क्या ये नेचुरल चीज़ है। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट इनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा। एनर्जी जल्दी बनेगी। हाँ, तो जल्दी फिर एनर्जी बनेगी। रेस्पिरेटरी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करेंगे, CO2 जल्दी लेगा, तो नहीं सांस बढ़ा देगा, उसकी स्पीड सांस बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा फिर बोलो, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया तो जल्दी पक जाएगा। फिर पकने के लिए वही तो करना पड़ेगा ना उसको, उसमें जल्दी अगर जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके अंदर, उसको जितनी जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा वो तो जल्दी पक जाएगा, है ना। शुगर उसकी कन्वर्ट हो जाएंगी छोटे छोटे इसमें, मोनोसैकेराइड में, इसमें उसमें। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या करता है, फिर बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा वो जल्दी पक जाएगा। It enhances the ripening rate during ripening of the fruit. This rise in rate of respiration is called respiratory climatic. इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी वो क्लाइमेट। रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाएगा तो उसको क्लाइमेट। तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना समझ में आया तुम्हारी? समझ में आएगा? देखो, जैसे तुमने रोटी खाई, तो रोटी खाने के बाद में क्या करते तुम उसको रेस्पिरेशन के जरिए तोड़ तोड़ के तो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते ना। तो जो कच्चा आम है तुम्हारा, तो उसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है क्या? प्रेजेंट है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में। क्या है वो? थोड़ा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में। उसी को डाइजेस्ट करने की बोले तो क्या होता है? रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़े अपन ने, उसमें बड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे स्टार्च वगैरह छोटे छोटे में तोड़ देते हैं, फिर अपने को खाने में इजी जाता है। आम में जो स्टोर रहेगा मतलब उसको रेस्पिरेशन, हाँ, तोड़कर उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, उसको डाइजेस्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपन फ्रूट खाते हैं तो इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया ये वो चीज़ें रहती है। हाँ बिल्कुल रहती है, लेकिन उसमें ज़्यादा फूड स्टोर कर देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वो। अब उनका काम ही रहता है ना एनिमल्स को लालच देना काम है उनका। तो माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस करा के भी क्या करेंगे फ्रूट से, तो उसमें क्या करेंगे फूड स्टोर कर देंगे और थोड़ा पका भी देंगे, स्वीट कर देंगे उसको। जैसे देखो स्टार्च क्या रहती है, तुमने खाए, तुमने सेब खाए, कच्चा सेब कैसा लगता है? खट्टा लगता है, फीका लगेगा, है ना। अगर तुम खाएंगे वो तुम्हारा पपाया फीका, कच्चा, तो कैसा लगेगा? एकदम फीका लगेगा। लेकिन पकने के साथ में शुगर ला के कौन डाला? तुमने मग्गा भर के डालेगा उसमें, तो आएगा कहाँ से? एक्चुअल में अपने पढ़े थे बायोमोलिक्यूल में, जो बड़ी बड़ी शुगर्स रहती वो सारे टेस्ट ये बिटर इन टेस्ट रहते, यानी थोड़े कड़वे से रहते। लेकिन जो छोटी शुगर से रहती, अब जो घर की शुगर है अपनी, वो डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है नहीं। तो जब वो टूटता तो क्या बनती फिर वो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड छोटी शुगर बनती, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, छोटी शुगर से, और ये मीठी होती है टेस्ट। एक्चुअल में जो काम अपन ने करना था, डाइजेस्ट करना था उसको, वो काम कौन करके दे रहा अपने को? प्लांट खुद करके दे रहा है, मीठा बना के दे रहा है। क्योंकि मीठा फल खाएंगे तो लालू चाहिए ना इंसान को। वो कड़वा फल खाएंगे कि अभी नहीं यार बहुत अच्छा है, कड़वा बोले तो सेहत के लिए बहुत अच्छा, ऐसा करेंगे वो नहीं करेंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, मीठा फल खाएंगे। मीठा फल के लालच में प्लांट खुद ही अपने को डाइजेस्ट करके दे रहा है आधा। ऑर्गेनिक बढ़ रहा तो जितना था, देखो पपाया की साइज़ जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, उसके बाद में पकता है। आम की साइज़ जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, तो बाहर से तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर हुई उसकी राइपनिंग, फिर उसके पकना बोले तो उसमें जो मौजूद शुगर थी ना, उसको उसने छोटे छोटे इसमें तोड़ दिया ताकि वो स्वीट बन जाए। उसका वैसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ताकि वो स्वीट बने, ताकि फिर उसको एनिमल लालच में खाए, इसलिए उसने पका लिया उसको। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी को तो रेस्पिरेशन बोलते हैं ना बोल, तो इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी बोलते हैं। द राइज इन द रेट ऑफ दी, अगर वो बहुत स्पीड से हो गया यानी बहुत जल्दी पक रहा, तो अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक है करके। क्या ये? तो अपन ऐसा बोलेंगे भाई कितना रेस्पिरेटरी, अगर बहुत स्पीड से पक रहा तो बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक ज़्यादा है, थोड़ा स्लो पक रहा तो अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कम है करके। ठीक है, आगे इथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। इथिलीन क्या करता है? देखो अब तुमने क्या बोला था, एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी कॉज करता है। इथिलीन बर्ड की, बर्ड बोले तो मालूम है ना, एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, वो ठहर के बैठे रहते हैं, चलो ठीक है बाद में ग्रो करेंगे, तो इनको लात मार के उड़ेंगे, उड़ बे चल ग्रो कर, हाँ उनकी डॉर्मेंसी तोड़ देता है। इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। अब देखो ये स्पेसिफिक दिया है ना, तो इसकी सारी ट्रिक है अपने पास में, तुमने उससे याद रख लेना, लेकिन अभी समझ लो। पीनट मालूम है क्या नहीं? मूंगफली। इनिशिएट्स जर्मिनेशन यानी वही कोपल निकालेंगे, सीड जर्मिनेट कराएंगे, पीनट सीड्स। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आलू पे मार देंगे तो मिथिलीन को, तो उसमें से वो बर्ड ट्यूबर निकलना चालू होएगा ना, कोम वो जो निकलती है ना आँखें उसकी, वो निकलना चालू होंगे। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। अब देखो जैसे पानी का झाड़, वो चावल का झाड़, चावल पानी के अंदर लगता है, क्या लगता है? पानी के अंदर लगता है। अब देखो पानी के अंदर लगेगा वो, तो दलदल में लगता है बाकायदा, टोकरे के अंदर। अब पानी के अंदर का झाड़ है, हाँ
तो उसको सनलाइट मिलेगी जल्दी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम उसके ऊपर इथिलीन स्प्रे कर देंगे Elongation तो भी। इंटरनोड में इलॉन्गेशन करके उसको पानी की जल्दी बाहर ला लेंगे, फिर सनलाइट मिलेंगी, फिर अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि इतने पानी में लगते चावल के झाड़, चावल के झाड़ की जैसी खेती नहीं होती अपनी कि भाई डाल दो उगरे चावल खेत में, ऐसे नहीं, पानी इतना पानी रहता है उनमें चावल के खेतों के अंदर इतना, तो उसके अंदर लगाना पड़ता है चावल जब भी लगते हो, वैसा नहीं डोबरे में रहता है। डोबरे में रहता है बिल्कुल। तो चावल के खेत में क्या करेंगे बोलते देखो, इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलॉन्गेशन, यानी उनके पत्तों का जो पेटियोल है एकदम बाहर, देखो पेटियोल बढ़ जाएगा तो पत्ता एकदम से पानी के बाहर आ जाएंगे, पानी के बाहर आएगा तो बढ़िया सनलाइट मिलेगी, बढ़िया से फोटोसिंथेसिस होंगी, जल्दी जल्दी अपनी फसल बन जाएगी, है ना। इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, किसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब में नहीं, राइस प्लांट में। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर, है ये क्या करेंगे, मदद करेंगे शूट को, लीफ को, पत्तों को, कि पानी के ऊपर रहता है, कि जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस कौन यही मदद कर रहा है ना पेटियोल इलॉन्गेशन से। इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर, तो रूट ग्रोथ दूसरे भी कह रहे थे, लेकिन ये रूट हेयर का भी फॉर्मेशन कर रहा है, तो मिनरल्स लेने के लिए, मिनरल्स लेने के लिए अपने रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, जिसकी वजह से पानी का फ्रूट का एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा। इथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। इथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, अब देखो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग अपने पहले भी पढ़ेगा नहीं, ऑक्सीजन भी करा था बोले, लेकिन ये क्या करता है, एक सुनो बस, दोनों में फ़र्क है। ये सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग करता है, वो फ्लावरिंग करा था, वो बहुत सारे फ्लावर आएंगे उसके वजह से, लेकिन इसमें पूरे के जैसे बहुत सारे फ्लावर आ रहे, तुमने खेत लाया, तुमने झाड़ लगाया आम का, बहुत सारे आम आ रहे तुम्हारे, 300-400 आम आए तुम्हारे, लेकिन कोई एक दिन के आ रहा, कोई 3 दिन के बाद, कोई 5 दिन के बाद में आ रहा, तो फिर एक एक आम तोड़ते बैठेंगे तो फिर तो खराब हो जाएंगे, फिर तुम खेती बाड़ी जल्दी कर पाएंगे। लेकिन एकदम से एक चुटकी में एक ही दिन सारे के सारे आम आए, एक ही दिन तोड़ डालो, खत्म। ये मजे की बात है ना, तो आ रहे बहुत, लेकिन एक एक दिन के बाद में आ रहे, तो फिर तो तोड़ते बैठो एक एक, हाँ। तो लेकिन ये सिंक्रोनाइज, इसका मतलब क्या करता है, ये बढ़िया है ना, ये क्या करेंगे एकदम एक ही झटके में, यानी एक ही दम से पूरे के पूरे फ्लावर देंगे, तो एक ही दम से पूरे के पूरे फ्रूट बनेंगे, एकदम से तोड़ लो एकदम से बेच दो, ऐसा। तो ये दोनों में फ़र्क है, वो फ्लावरिंग कराता है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग कराता है। फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, फ्लावरिंग मैंगो में भी कराता है, ठीक है। सिंस, अब देखो सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग इन मैंगो नहीं बोला, फ्लावरिंग इन मैंगो, लेकिन अगर बोल भी दिया सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग इन मैंगो, तो क्योंकि मैंगो का तो पहले कभी पढ़े नहीं, इसमें ही पढ़े, तो मैंगो में फ्लावरिंग यही कराता है, ठीक है। सिंस इथिलीन रेगुलेट्स एग्रीकल्चर, देखो सिंस इथिलीन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। इसके बहुत सारे काम है ना, तुम खुद ही देख लो ना, पकाने के में, इसमें उसमें कितने सारे काम, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पीजीआर है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे हम, बिल्कुल। तुमको पूछेंगे आओ, इससे पहले ये लाइन आई कि कभी नहीं आई, ये मोस्ट एग्रीकल्चर में इसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ है ना। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को अपन खेती बाड़ी में यूज़ करेंगे, दूसरे और उनको नहीं भी यूज़ करते, उससे अच्छी चीज़ मिल जाती है अपने को जितने पड़े, लेकिन इसको अपन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथेफॉन। मैंने बोला तुमको कि इथिलीन तो क्या है, एक गैसियस हार्मोन है, उसको तुम डाल नहीं सकते, तो फिर तुम एक लिक्विड बनाते जिसका नाम रहता है इथेफॉन। वो लिक्विड क्या करता है, थोड़ी टाइम में वो इथिलीन रिलीज करता है, समझ रहे। तो इथेफॉन को तुम वाटर मिला दिए तो इथेफॉन बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, इथेफॉन एक लिक्विड बना, हाँ इथेफॉन एक लिक्विड, गैस से तुम लिक्विड बना रहे तो इथेफॉन बोलते नहीं, ऐसा भी नहीं, इथेफॉन एक कोई अलग ही कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, वो थोड़ी देर में इथिलीन रिलीज करेंगे। तो अपन इथिलीन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि देखो अगर गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें ना, तो वैसे जैसे रूम टेम्परेचर जाता है वापस फ़ौरन गैस बन जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन इसमें क्या करें, अपन एक अलग ही कंपाउंड बना रहे, जो कंपाउंड अपने को थोड़ी देर में क्या करेंगे, इथिलीन प्रोवाइड करेंगे, इथिलीन गैस देगा। तो मोस्ट वाइडली हो गया ना, इथेफॉन इज एन एक्वस सॉल्यूशन इन एक्वस, देखो पानी के साथ में सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी और उसका ही सॉल्यूशन है, इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद द प्लांट एंड रिलीज इथिलीन स्लोली, है इसको डालते हैं। अब पानी को तो डाल सकते हैं ना, तो हार्मोन, हाँ थोड़ी देर में इथिलीन रिलीज करेगा। तो अब क्योंकि अपन इथिलीन डायरेक्ट डाल नहीं सकते थे ना, इसलिए अपन ने पानी में मिला के डाल दी, एक कंपाउंड बना दिया बाकायदा इथेफॉन, जो कंपाउंड क्या करता है, थोड़ी देर में इथिलीन रिलीज करता है, और वो एक एक्वस कंपाउंड पानी रहता है उसके अंदर। इथेफॉन हैस्टन्स फ्रूट राइपनिंग, पकाने का तो पहले ही बोले अपन फ्रूट पकाएंगे है ना, देखो इन टोमेटोज एप्पल्स एंड एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट। देखो इनमें तो अच्छे काम करता हो, किसमें राइपनिंग कराता फ्रूट में, टोमेटो में, और किसमें बोला उसने, एप्पल्स में। लेकिन एक्सेलरेट एब्सिशन झड़ा देगा, गिरा देगा,
किसमें इन फ्लावरिंग, एब्सिशन इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स, फ्रूट को और फ्लावरिंग को जल्दी गिरा देंगे। किसमें कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। थिनिंग ऑफ कॉटन बोले तो क्या होता है, उसके एकदम बारीक बाल आएंगे उससे, पतले कर देंगे। पतले रेशे को पतला कर दें, तो खराब बात हो गई ना फिर। कोई भी चाहेगा कि एकदम पतले हो जाए कॉटन के रेशे, नहीं। उसके बाद में चेरी के फल को जल्दी गिरा देंगे, चेरी के झाड़ पे मार लेंगे तो क्या होगा, जल्दी उसके झड़ जाएंगे, चेरी बराबर मैच्योर नहीं हो पाएंगे ना। और वॉलनट बोले तो अखरोट, तो दोनों के लिए अच्छा है, टोमेटो और एप्पल के लिए। उनमें क्या करेंगे, राइपनिंग करेंगे, इनके लिए थोड़ा खराब। थिनिंग ऑफ कॉटन मतलब कॉटन जो बाल आते हैं ना कॉटन के, रेशे रहते हैं ना, आप कपास के रेशे पतले अच्छे रहते हैं, झाड़ अच्छे रहते, झाड़ अच्छे रहेंगे, एकदम पतले कर देंगे तो भी काम की नहीं रहेंगे ना फिर। एब्सिशन फ्लावर इनको कर देगा। हाँ। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन ककुम्बर देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। हाँ, अब क्या करेंगे, फीमेल फ्लावरिंग। ये तो ककुम्बर अपन ने देखे थे ना, उसका मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग रहता है ककुम्बर का। तो फीमेल फ्लावर से तो तुम्हारी वो बनेगा, कद्दू बनेगा, जो खाते हैं अपन लौकी जिसको बोलते हैं। तो मेल फ्लावर कितनी भी आ गए, डजन भर के भी होगा, फीमेल एक ही थे, तो कद्दू कितने बनने वाला, एक। तो ईड कब बनेंगे, मेल फ्लावर से क्या फीमेल फ्लावर, फीमेल। तुम वो कन्फ्यूज क्या कर देंगे, वो बोलेगा इट इंक्रीजेस मेल फ्लावरिंग। कल मेल फ्लावरिंग क्या करेंगे, फीमेल फ्लावरिंग बढ़ेंगी तो उससे ईल्ड बढ़ जाएंगे, उससे फसल फिर ज़्यादा होंगी ना तुम्हारी। आगे क्लियर हो गया पूरा, ठीक है।